आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण। आपने देखा कि विधि बनाना विधायिका का काम है, किंतु जब कुछ व्यवस्थाओं के चलते विधायिका अपनी यह विधि बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है तो इसे ही प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है, क्या नहीं है? किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्यपालिका प्रशासी और विधि निर्मात्री शक्तियों से युक्त होकर मनमाना कर सकती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्यायोजित विधायन की शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके, इसके ऊपर 3 प्रकार के नियंत्रण हैं। तो आपने देखा, आपने शुरुआती कक्षाओं में देखा, तो शुरुआती क्लासेस में आपने देखा कि जो प्रत्यायोजित विधायन है यह अब संवैधानिक है, अनुपेक्षणीय आवश्यकता है। आज के समय के प्रत्यायोजन विधायन में कोई अनौचित्यता नहीं है, ठीक है, समय के साथ इसकी ज़रूरत है। लोक कल्याणकारी राज्य में रहते हुए प्रत्यायोजित विधायन की बहुत ज़रूरत है, ये सही है। लेकिन प्रत्यायोजित विधायन आप जानते हैं कानून बनाने का संविधान ने शक्ति विधायिका को दिया और विधायिका ने पावर कार्यपालिका को दे रही है। लेकिन कार्यपालिका की यह शक्ति असीमित नहीं है, इस पर नियंत्रण है और नियंत्रण होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितनी शक्ति जिसमें निहित होती है उससे उतने भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उससे उतने अत्याचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए प्रत्यायोजन की शक्ति पर, कानून बनाने की शक्ति पर, जो कार्यपालिका के कानून बनाने की शक्ति है उस पर 3 तरीके का नियंत्रण है। वो 3 तरीके का नियंत्रण क्या है, आइए देखते हैं। 3 तरीके का जो नियंत्रण है वो है, एक है प्रक्रियात्मक नियंत्रण, कुछ प्रक्रिया अपना करके प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण किया गया है। संसदीय नियंत्रण, कुछ संसद द्वारा नियंत्रण लगाया गया है और कुछ न्यायिक पालिका द्वारा नियंत्रण लगाया गया है। तो ये 3 प्रकार के नियंत्रण हैं। आइए इन तीनों प्रकार के नियंत्रणों को देखते हैं। पहला है प्रक्रियात्मक नियंत्रण। देखिए, प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण के लिए कुछ प्रभावकारी प्रक्रिया अपनाई गई है जिससे प्रत्यायोजित विधान पर संसद सीधे निगरानी रखती है। क्या है वो है कैसा, क्या प्रक्रिया अपना करके? पहला है पूर्व परामर्श। प्रभावित होने वाले हितों से पूर्व परामर्श करने की विभागीय प्रथा। जब कोई कार्यपालिका कोई कानून बनाता है, नियम उपनियम बनाता है, जो कानून नियम उपनियम बनाने की शक्ति विधायिका को थी, लेकिन विधायिका ने शक्ति कार्यपालिका को दे दिया और कार्यपालिका उस शक्ति का उपयोग कर रहा है। उस शक्ति का उपयोग करने के पहले जो पक्ष प्रभावित होंगे उससे पूर्व परामर्श करने की जो है एक प्रक्रियात्मक प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे जो कार्यपालिका है वह डेलीगेटेड पावर का इस्तेमाल करने के पहले थोड़ा सा हिचकिचाती है, थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रहता है। दूसरा है प्रस्तावित नियमों एवं विनियमों का पूर्व विज्ञापन। पूर्व परामर्श और पूर्व विज्ञापन, जब पूर्व विज्ञापन करेंगे, कोई कानून बनाते वक्त कार्यपालिका उसका पूर्व विज्ञापन करेगी, उसको प्रकाशित करेगी, तो हर व्यक्ति के बारे में जानकारी होगी। अगर वह गलत होगा तो उसकी आवाज़ उठाया जाएगा, उस पर जो है इन प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण लगेगा। उसके बाद अगला है, तीसरा है प्रत्यायोजित विधान का विज्ञापन। प्रकाशन और विज्ञापन एक ही बात है। तो प्रत्यायोजित विधान पर पूर्व परामर्श, पूर्व विज्ञापन, और जो है जब प्रत्यायोजित विधान बन जाए, यानी बनाने के पहले, कानून बनाने के पहले, नियम बनाने के पहले, उपनियम बनाने के पहले कार्यपालिका को जिम्मेदारी दी गई है कि आप उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, संस्थाओं से आप परामर्श कर लीजिए। कानून बनाने के पहले उसको पूर्व विज्ञापन करिए, कानून बना दे रहे हैं तब विज्ञापन करिए। यानी कार्यपालिका किसी भी तरीके से छुप छुपा करके प्रत्यायोजित विधान का इस्तेमाल न करे, इसलिए ऐसा प्रतिबंध, प्रक्रियात्मक प्रतिबंध लगाया गया है। उसके अलावा अब आता है दोस्तों, देखते हैं कि प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण क्या है। ये बहुत खराब फोटो मैंने लिया है। मोबाइल मेरा बहुत सस्ता वाला है दोस्तों, अब क्या किया जाए, उसी में कोशिश कर रहे हैं। आइए, संसदीय नियंत्रण क्या है। देखिए, कुछ व्यवस्थाओं के चलते मैंने बताया विधायिका कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दे देती है, लेकिन उसकी यह शक्ति असीमित नहीं है, मनमाना न करने पाए इसके लिए नियंत्रण लगाया गया है। अभी आपने देखा प्रक्रियात्मक नियंत्रण है। संसद भी कुछ नियंत्रण रखता है। संसद क्या नियंत्रण रखता है? संसद नियंत्रण रखता है नियम को सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था। संसद कहता है कि कार्यपालिका कोई कानून बनाएगी, कानून बना देगी, तो वो 30 दिन के अंदर उसको रखेगी कहाँ? संसद के पटल पर। उस पर विचार विमर्श होगा, पक्ष विपक्ष होगा, अगर उसमें कोई गलती होगी उसमें सुधार की संभावना होगी, और इससे
जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उस पर एक नियंत्रण लगा रहेगा। समीक्षा समितियों के माध्यम से संस्तुति, समीक्षा समितियों को सौंप दिया जाता है। कोई कानून अगर कार्यपालिका ने बनाया है, सदन के पटल पर रखा गया, उस पर बहस हुआ और विशेषज्ञ समितियां होती हैं संविधान के तहत संसद में, उनके पास भेज दिया जाता है कि आप समीक्षा करिए। समितियां उसकी समीक्षा करती हैं और रिपोर्ट संसद को देती हैं। अगर उसमें कोई कमी रहती है उसको हटाने का रिपोर्ट देती हैं, अगर उसमें वो अच्छा है उसको प्रोत्साहन का रिपोर्ट देती हैं। यानी कहने का मतलब संसद के पटल पर रखना और समीक्षा समितियों के माध्यम से उसकी समीक्षा करना, यह प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण ही है। प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण करने के लिए ही ऐसा व्यवस्था किया गया है। तो संसदीय नियंत्रण भी प्रत्यायोजित विधान का है। आप इसको आप पढ़ करके इसको समझ सकते हैं और अच्छे से। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसको इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो इस तरीके से प्रत्यायोजित विधान पर आपने प्रक्रियात्मक नियंत्रण देखा, प्रत्यायोजित विधान पे आपने संसदीय नियंत्रण देखा। अब न्यायपालिका भी प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण रखती है। क्या नियंत्रण रखती है आइए देखते हैं। तो न्यायपालिका प्रत्यायोजित विधान पर 3 आधारों पर प्रत्यायोजित विधान पर जो है न्यायपालिका नियंत्रण रखती है। पहला, पितृ अधिनियम की असंवैधानिकता। अगर जो डेलीगेटेड पावर दिया जा रहा है न्यायपालिका को, अगर वह उसको पितृ अधिनियम कहते हैं, अगर वो पिता अधिनियम ही, वो पितृ अधिनियम ही, वो पेरेंट एक्ट ही अपने आप में असंवैधानिक है तो न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डर बना रहेगा। प्रत्यायोजित विधान की असंवैधानिकता, अगर जो प्रत्यायोजित विधान बनाया गया है वह अगर असंवैधानिक है तो उसकी समीक्षा कर सकती है। और प्रत्यायोजित विधान का पितृ अधिनियम के अधिकारातीत है, अगर वह जिससे उसको शक्ति प्राप्त है वह उसके ही अधिकारातीत कार्य कर रहा है तब न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। और अगर वो असंवैधानिक है तो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पितृ अधिनियम, इसमें न्यायपालिका चेक क्या करती है दोस्तों? न्यायपालिका 2 चीज़ चेक करती है। पहली चीज़ ये कि कहीं वो मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। दूसरा, जो विधि बनाने की शक्ति है, क्या उस जो विधि बनाने की शक्ति दी गई है उसकी सीमाओं के अंतर्गत है कि नहीं है। इन सब बातों की जांच करके जो हमारी न्यायपालिका है वो समय समय पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को गाइडलाइन देती रहती है। आप इसको आप पढ़ सकते हैं, पितृ अधिनियम की संवैधानिकता कैसे होती है और प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता क्या होती है। ठीक है, ये आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं।